अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब में से अक्सर जानते हैं कि मेरा नाम है सजाद अहमद जुनेजो और आज हमारा टॉपिक है करंट सिचुएशन। अपने टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप तमाम मुस्लिम ख़वातीन और हज़रात को रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको इस बाबरकत महीने से तमाम बरकतें समेटने का मौका और तौफीक अता फरमाए, आमीन। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। करंट सिचुएशन, यकीनन आप जान रहे हैं कि करंट सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोरोना वायरस की है। ये कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने असरात दिखाते हुए बिलाखिर पाकिस्तान पहुँच गया और उसको भी 3 हफ्तों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इंसानी ज़िंदगी में जब कोई अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का चीज़ें रोनुमा होती हैं, अचानक रूनुमा होती हैं, तो वो उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर यकीनन आते हैं और हमारे मुआशरे में हमारे लोगों पर भी उसके असरात यकीनन आए हैं। चूँकि कोरोना वायरस सिर्फ एक बीमारी का नाम तो ज़रूर है, उसके अलावा इसने हमारे मुआशरे की जो रूटीन साइकिल थी, लिविंग साइकिल थी, उसको डिस्टर्ब करके रख दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में लॉकडाउन का हुक्म जारी रखा है। किस इलाके में इसको सख्त कर रखा है और बहुत सारे इलाकों में ये नरम भी है। बहरहाल हम सब पाकिस्तानी इस लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब कोई गैर मुतवक्का चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो एक शौक़ लगता है। हम इंसान जल्दी उन चीज़ों को, रूनुमा होने वाली चीज़ों को कबूल नहीं कर पाता और उसके नतीजे में एक इंसान एक डिनायल के फेज़ में चला जाता है, यानी कि डिनाई करना शुरू हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा और किस तरह हम इसको करेंगे और क्यों हो रहा है। ये डिनायल है और डिनायल के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं और उसके अंदर जो इंसानी रवैये में जो चीज़ पैदा होती है वो एक फ़ियर जन्म लेना शुरू कर देता है। फ़ियर की बात हो रही है तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि नेचुरली इंसान के अंदर 2 किस्म के फ़ियर होते हैं, जिसमें एक है फ़ियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा है फ़ियर ऑफ लाउड वॉइसेस या नॉइसेस। तो कारोबार का चले जाना, सेहत का चले जाना, ये भी फ़ियर ऑफ फॉलिंग में आता है। फ़ियर ऑफ फॉलिंग सिर्फ उस चीज़ को नहीं कहते कि किसी ऊंचाई से कोई गिर जाए, ये चीज़ें भी फ़ियर ऑफ फॉलिंग में शामिल होती हैं। तो हम उस फेज़ में अब दाखिल हो चुके हैं क्योंकि दुनिया में इसके असरात बड़े सीवियर हो चुके हैं, जो यकीनन आप टेलीविज़न में देख रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए ये ख़बरें पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आपको इनको किन लोगों पर इनके बहुत गहरे असरात हो रहे हैं और कुछ लोगों के ऊपर इनके कम असरात आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की जो टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी होती है, उनके जो मेंटल विजन होता है, कुछ लोगों का बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों का लिमिटेड होता है। कुछ लोगों की टॉलरेंस की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसके असरात ले रहे हैं अभी भी। तो फियर सब में जन्म ले रहा है और ये बढ़ रहा है। अच्छा, इस फियर के नतीजे में ये फियर जब एक लेवल तक बढ़ेगा और आखिर एक थ्रेशोल्ड आती है, उस थ्रेशोल्ड से जब ये जंप करता है तो ये दूसरे फेज में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं एंगर। एंगर के पीछे जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एंग्जाइटी, ये अंदर ही अंदर इंसान की ज़ात के अंदर, ख़ास तौर पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें टॉलरेंस की कैपेसिटी या चॉइसेस देखने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है और कम होती है, तो उनमें ये ज़्यादा असरअंदाज होते हैं उनकी ज़ात की गहराइयों के अंदर। नताइज इसके निकलते हैं एंगर की सूरत में। अच्छा, एंगर का भी एक थ्रेश होल्ड है। जब वो इमोशन, एंगर का इमोशन जब उस थ्रेश होल्ड से ऊपर जंप करता है तो उसके दूसरे भी असरात हो सकते हैं। यहाँ पे इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं बात करता हूँ तो उसके 2 असरात निकल सकते हैं। एक असर उसका ये हो सकता है कि वो एक गुस्से को काबू करते करते आखिर में फट पड़ता है और कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन उसके नतीजे में कर सकता है। और आप यकीनन टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया के थ्रू आप ये चीज़ें देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे हैं कि मुल्क के कुछ इलाकों में इस तरह के
एंगर के वाक़यात हो चुके हैं, जहां लोग इरिटेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से एक दूसरे के साथ तलख कलामी रही है। हत्ता के लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ और उनके इदारों के साथ भी तलख कलामी पर उतर आए हैं और मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और जो बाशऊर लोगों के लिए बड़े एक दुखदायक की सिचुएशन है। इसका जिस मौजू की मैं बात कर रहा हूँ, इन हालात में जब गैर मुतवक्का हालात होते हैं तो इंसानी रवैये पे बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी रूनुमा हो सकती हैं, मगर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रीफ की सिचुएशन। ये ग्रीफ का फेज चल रहा है जिसमें हम सब इसको टॉलरेट कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हद तक जिनकी टॉलरेंस की है और कुछ लोग कम, वो भी इसको फेस कर रहे हैं और मैं उसके स्टेप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब एंगर जंप करता है अपने थ्रेशोल्ड से बाहर तो उनके दूसरे नतायज भी हो सकते हैं। एक नतायज उसका ये हो सकता है कि वो लोग फिजियोलॉजिकल एक्शन कर दे और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दे, तलख कलामी वगैरह जैसे वाक़यात कर दे। उसका जो दूसरा स्टेप है, अगर कोई इंसान इस तरह फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं करता, चूंकि उसने बहुत गहराई में इस चीज़ों को, फियर को, एंजाइटी को, इरिटेशन को और फ्रस्ट्रेशन को किसी अरसे तक वो झेल रहा था, अब उसने एक्सप्रेस तो करना नहीं किया तो वो डिप्रेसिव फेज में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। डिप्रेसिव फेज जिसे आमतौर पर डिप्रेशन कहते हैं। कुछ लोग, हमारे कलीग्स, इसको डी एक्सप्रेशन भी कहते हैं, यानी कि अपने जज्बात के इजहार को दबा देना। तो कुछ लोग इन जज्बात जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, इनको दबा लेते हैं अपनी ज़ात के अंदर। उनकी वजह यह होती है कि वो होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं और अपने जज्बात को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। ये इनिशियल स्टेज है। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस हालात को मद्देनजर रखते हुए उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनमें से अक्सर लोग इस फेज में जाते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? कुछ अर्सा हुए, यानी कि 2-4 दिन हुए, मैं मुसलसल खबरें सोशल मीडिया के थ्रू देख भी रहा हूँ और कुछ मैसेजेस के ज़रिए मैं पढ़ भी रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बेरोज़गारी से तंग आके और नाउमीद होके अपने बच्चों को भूख और बदहाली में देख के सुसाइड का एक्शन कर लिया और वो आज फौत हो चुके हैं। देखें, किसी भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का जो फैसला होता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसके पीछे जो मैकेनिज़्म, जो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप में से ये जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बाशऊर लोग ये मेरी वीडियो देखें, तो उनकी ये एक सोशल जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने अजीज़ व क़रीब में नज़र रखें, क्योंकि हर इंसान की सोचने की सलाहियत और मामलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। तो उन लोगों पे नज़र रखें जो इस फेज़ में, डिप्रेसिव फेज़ में अब दाखिल हो चुके हैं। उनके मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसान जिसने अपने आप को डी एक्सप्रेस कर लिया, वो अपने आप को लोगों से, माहौल से, हालात से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करता चला जाएगा, अपने आप को आइसोलेट करता चला जाएगा। दूसरा जो इसका सिम्टम है, उसकी गुफ्तगू कम से कम होती चली जाएगी, बहुत कम बोलेगा। उसके चेहरे के जो आसार होंगे वो सैडनेस वाले और मायूसी वाले होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो थोड़ी भी बात कर लेता है तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी गुफ्तगू के अंदर जो अल्फाज होंगे वो मायूसी के होंगे, वो नाउमीदी के होंगे और वो अपने आप की बेबसी का इजहार कहीं दबे लफ्ज़ों में, कहीं थोड़ा सा इजहार करके वो कर रहा होगा। मोस्टली उसकी जो लैंग्वेज होगी वो नेगेटिव होगी। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों के साथ मुलाकात करें, उनको उभारें इन चीज़ों को, उनको मोटिवेट करें कि वो उनके जो दबे हुए जज्बात हैं वो उनका इजहार कर सकें। और जब जितना इजहार करेंगे, जितनी अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि उनके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन भी तब्दील हो चुके होंगे। उसकी जो वॉइस क्वालिटी होगी, वॉइस टोन होगी, उनमें कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और उसके वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाएगा और उसको एक उम्मीद की किरण आप देंगे, वो उसको कैच कर लेगा और उसको आप ऑप्शंस देंगे, न्यू ऑप्शंस देंगे, वो उसको कैच कर लेगा और उसको ज़िंदगी को नए ढंग से जीने का एक तरीका आ जाएगा जो एक जज़ाए खैर भी है। तो आप किसी इंसान की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं बीमारी से या पूरी ज़िंदगी से।
वो कैसे बचा सकते हैं? एक तो बताया कि आप छोटी सी उसकी के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको खोलने दें, उससे इस तरह की बातें करें ताकि वो अपने जो इजहार है, अपने जज्बात का इजहार कर सके। दूसरी, वो जो चॉइसेस जो हैं वो आप उसको नई चॉइसेस दें, उसकी उम्मीद दिलाएं, तो वो इस फेज से निकल आ सकता है। ये मैं मॉडल डिस्कस जो कर रहा हूं आपके साथ, ये स्विस अमेरिकन एक साइकियाट्रिस्ट थी, डॉक्टर कुबलर रोज। इसने ये रिसर्च की थी, बहुत सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी ने इसकी रिसर्च को अप्रूव किया और इसको अप्लाई कर रहे हैं दुनिया में। इसको ग्रीफ साइकिल कहा जाता है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एनएलपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वो आप अपने जहन में रखें कि इंसानी एक रवैया है, एक बिहेवियर है, वो जिस किसी भी इवेंट को देखता है या महसूस करता है या सुनता है, कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई इन्फॉर्मेशन सुनता है, तो उसको एकदम लेबल देना शुरू कर देता है, इंटरप्रेट करके कि इस चीज का मतलब ये है। जैसे ही उसने उसको इंटरप्रेट किया, मिसाल के तौर पर उसको नेगेटिव इंटरप्रेट किया, तो उसको मीनिंग उसने नेगेटिव दे दी। नेगेटिव मीनिंग के नतीजे में उसके जहन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जब नेगेटिव फीलिंग्स उसकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो वो उसके नेगेटिव इमोशंस को प्रोवोक करेंगी, उभारेंगी और उसको रिचार्ज करती चली जाएंगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो इंसान जिसके इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे, तो वो एक फिजियोलॉजिकल एक्शन ले लेगा और यकीनन वो फिजियोलॉजिकल एक्शन भी उसका नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो उसके नताइज भी नेगेटिव होंगे और उन नताइज के नतीजे में फिर जो दूसरा इवेंट जन्म लेगा तो वो भी नेगेटिव होगा। इस तरह वो साइकिल चलती रहेगी और वो इंसान एक बुरी सूरत हाल में अपने आप को फंसा सकता है। अगरचे आपने उस इवेंट को, जो इवेंट आप फिजिकली देख रहे हैं या आपके जहन की स्क्रीन में, अपने मेंटल की स्क्रीन में वो देख रहे हैं फिजियोलॉजी या जहन में, और उसको आपने मीनिंग दे दी पॉजिटिव, तो उसके नतीजे में जो फीलिंग्स जनरेट होना बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वो पॉजिटिव फीलिंग होगी। पॉजिटिव फीलिंग के नतीजे में पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अगरचे वो पॉजिटिव इमोशंस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल एक्शन पॉजिटिव होगा और उसके नतीजे में जो चीज़ रूनमा होगी वो भी पॉजिटिव होगी। और जब पॉजिटिव चीज़ें कोई भी इंसान करता है तो उसका माइंड उस चीज़ के नतीजे में पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज कर देता है, जो इंसान को प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और बहुत सारी दूसरी पॉजिटिव चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो और इम्यून सिस्टम को एक ताकत मिलती है और कुव्वत मिलती है। हम कहाँ गलती करते हैं? मैंने बता तो दिया कि नेगेटिव करेंगे तो ये होगा, पॉजिटिव करेंगे तो ये होगा। अब इसकी टेक्निक क्या है कि अगर हम कोई नेगेटिव इवेंट देख रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव कैसे मीनिंग दे सकते हैं? ये सवाल ज़रूर आपके जहनों में होंगे। तो मैं ये आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि हम वहाँ गलती करते हैं। हमने इवेंट फिजिकली देखा या जहन में सोचा किसी मूवी पिक्चर की तरह, इस दोनों के दरमियान जो फासला है मीनिंग देने से पहले, देखने और मीनिंग देने से पहले जो फासला है, इसमें एक फिल्टर आता है जिसको हम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कहते हैं। आप उस इवेंट को, चाहे बिल्कुल बज़ाहिर आपको वो इवेंट जो जहन में चल रहा हो या सामने देख रहे हो नेगेटिव हो, आप उसको उसकी चारों अतराफ देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी परसेप्चुअल पोजीशन में उसको ऑब्जर्व करें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। जब आप उसको चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे, उसका मुशाहिदा गहराई से करेंगे, मैं यकीन से कहता हूं, आप ये करके देखिए, आपको ये इस चीज़ों के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं आपको वहां पे पॉजिटिव चीज़ नज़र आ जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव चीज़ नज़र आ जाए, आप अपना फोकस उस पर गाड़ दें, जमा दें। इंसानी जहन का कमाल ये है कि इंसानी जहन जिस चीज़ पे फोकस करता है वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में एक्सपेंड करती है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के हवाले से। दोबारा उसी फेस पे आते हैं, आपको नेगेटिव इवेंट में पॉजिटिव चीज़ नज़र आ गई, आपने फोकस किया, वो बढ़ना शुरू हो गई, नतीजे में आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव जनरेट होना शुरू हो गई, पॉजिटिव इमोशन, उनके नतीजे में पॉजिटिव इमोशंस रिचार्ज होना शुरू हो गए और नतीजे में पॉजिटिव एक्शंस, और पॉजिटिव एक्शंस के नतीजे में पॉजिटिव
इवेंट एक नया रूनमा होगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। जब भी इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, तो आपका माइंड जो है जब प्रोडक्टिव चीज़ें करता है, जिससे उनको खुशी मिलती है, उनको प्लेजर मिलता है, तो आपका माइंड पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हेल्दी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो हार्मोन्स आपके इम्यून सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। यहाँ पे मैं एक दूसरी बात आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगा। ये बात ज़रूर आपने देखी होगी अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, या किसी टीवी चैनल के ज़रिए, किसी न्यूज़ चैनल के ज़रिए आपने सुनी होगी, किसी किताब में या किसी अखबार में। एक ही माहौल में रहते हुए कुछ लोग जो मालदार फैमिलियों से जिनका ताल्लुक होता है, वो डाउनफॉल कर जाते हैं, और उन्हीं माहौल में रहते हुए कुछ लोग जो गरीब फैमिली से जिनका ताल्लुक होता है, वो ग्रो कर जाते हैं। क्या सिचुएशन है! दोनों के लिए एनवायरनमेंट एक थी, दोनों के लिए माहौल एक था, हालांकि उसकी एजुकेशन मुख्तलिफ थी, उसकी एजुकेशन मुख्तलिफ थी, उसकी तरबियत मुख्तलिफ थी, उसकी तरबियत मुख्तलिफ थी। क्या हो गया कि एक ग्रो कर गया जिसके पास तमाम वसाइल थे, और एक डाउनफॉल कर गया जिनके पास कोई वसाइल नहीं था। ये चीज़ यहाँ है आपके जहन में कि उस इंसान ने मौजूदा हालात, नेगेटिव हालात में से पॉजिटिव चीज़ों को कैच किया और उसको यूटिलाइज किया अपनी ज़िंदगी में, और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। जो दूसरा मालदार फैमिली था से जिसका ताल्लुक था, उसने उसके लिए तो वो माहौल पॉजिटिव था, मगर उसने फोकस किया किसी नेगेटिव चीज़ को, जिसके नतीजे में उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके एक्शंस इस तरह होते चले गए कि वो डाउनफॉल कर गया। जहन नशीन कर लीजिए, ये चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यकीनन आपके इलाकों में, आपके महलों में, आपके शहरों में, आपके गाँव में, आपके कस्बों में इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी नज़रों के सामने गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज अल्लाह ताला की अक्सर नेमतें उनके पास है। आपकी नज़रों, आपके कस्बों, आपके गांव, आपकी गलियों, आपके महलों और आपके शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 10-20 साल पहले आपने तमाम नेमतों से देखा था, मगर आज उनके पास वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो चुकी है। बात यहाँ है, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, आप माहौल को कैसे देख रहे हैं, आप माहौल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे टीवी पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं कि जी वो तो दुनिया ख़त्म हो गई, अब एक नई दुनिया होगी, ये लॉस हो गया, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे थे वो तो अभी ख़त्म हो गई, वो बिजनेसेस ख़त्म हो गए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। भाई मेरे, 100 साल पहले ये दुनिया वो नहीं थी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब लोग जिंदा थे। जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इस अंदाज में जो अब मौजूद है नहीं थी, तभी लोग इलाज मुआवजा करते और करवाते थे, लोग खुशियां भी मनाते थे। जब ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग खुश भी थे, लोग फसलें भी आबाद करते थे, लोग खाते पीते भी थे, बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में भी थी। कारोबार भी चला करते थे। जब जहाज़ और कार्गो शिप्स और ट्रक्स वगैरह नहीं थे, तभी कारोबार चला करते थे मुल्कों के साथ। आज ट्रक आ गए, आज बहरी जहाज आ गए, आज कार्गो जहाज आ गए, आज सफरी जहाज आ गए। पहले लोग पैदल हज पे जाया करते थे या नहीं जाया करते थे, पहले भी जाया करते थे, अब भी जा रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ का फ़र्क आ गया, फैसिलिटीज़ नहीं आ गई तो लोगों ने उसको अवेल कर दिया। पहले क्या कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था? पहले भी कम्युनिकेशन हुआ करता था। आज उसमें आसानी आ गई है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम कर, मगर इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि पहले कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था। अब व्हाट्सएप के ज़रिए या दूसरी चीज़ों के ज़रिए कम्युनिकेट हम एक दूसरे से हो रहे हैं। भाई आगे जो दुनिया अभी आ रही है, हमारा काम यह है कि उस आने वाली दुनिया को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, जितना जल्दी उन न्यू थिंग्स, न्यू ऑप्शंस को हम एक्सेप्ट करेंगे और सीखेंगे कि अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना है, न्यू ऑप्शंस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, तो मेरा यकीन मानिए, ये देखिएगा, आप फिर भी ग्रो करेंगे, अगरचा आपने आने वाली दुनिया को दिल से कबूल किया और उसको पॉजिटिव मीनिंग दी।
तो आप ग्रो कर जाएंगे। दुनिया एक जैसी नहीं रहेगी, बेशक ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर में मैं यहाँ दूसरी एक दो आपसे गुजारिश करूँगा, चूँकि हम सब आइसोलेशन के जितना हो सकता है, हम पाकिस्तानी लोग हैं, बहरहाल आप सब समझ रहे हैं कि मेरा इशारा कहाँ पर है, फिर भी कहीं ना कहीं हम आइसोलेट हैं, किसी हद तक आइसोलेट अपने आप को कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल हमारा तब्दील हो चुका है। अब हमारे पास घरों में रहने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मुयसर है, तो बैठ बैठ के एक तन्हाई जो है वो भी एक नफ्सियाती एक इशू है। तो इसको यूटिलाइज कीजिए, इस घर के वक्त को यूटिलाइज कीजिए। मेरा मशवरा है कि छोटी छोटी एक्सरसाइज, प्रोडक्टिव एक्सरसाइज अपने घर में करें, वो एक्सरसाइज जिनकी इजाज़त आपकी सेहत ने आपको दे रखी है या आपके हेल्थ कंसल्टेंट ने आपको दे रखी है। क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो कोई 60-70 साल वाला हार्ट पेशेंट देख रहा है या कोई स्टूडेंट देख रहा है, किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला, किसी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला कोई शख्स दे रहा है। तो ये आप एक्सरसाइज उन अपने हेल्थ कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद, जो हो सकता है पहले ही उसने आपको दे रखी हो, अगर नहीं तो उनसे मशवरा करके फिज़िकल प्रोडक्टिव एक्टिविटी अपने घर में रखें। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। इसके नतायज क्या निकलेंगे? इसके नतायज ये निकलेंगे कि जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से, चूंकि बॉडी का अपने माइंड के साथ कनेक्शन है, बॉडी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगी तो माइंड उसके नतीजे में पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट करेगा और उसके नतीजे में पॉजिटिव प्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करेगा। वो हार्मोन्स जिनका ताल्लुक खुशी के साथ है, वो हार्मोन्स जिनका ताल्लुक कॉन्फिडेंस के साथ है, वो हार्मोन्स जिनका ताल्लुक प्लेजर के साथ है। तो ये हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आप खुद अपने जिस्म में देखेंगे और दूसरों को भी ये मशवरा देंगे कि यार ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, आपको करनी चाहिए और आप करें। तो ये ज़रूर करें और इसके नतायज आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। और फिर आप हो सकता है मुझे नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को शेयर करते रहें कि मैंने ये एक्सरसाइज की और उसके में मुझे ये पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो आज तक इतना ही, जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, आइसोलेट करें अपने आप को, अपनी हेल्थ का मुकम्मल ध्यान कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान कीजिए, हंस के रहें, अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव गुफ्तगू करें और खुशियों के दिन गुजारें, उम्मीदें दिलाने वाली गुफ्तगू करें अपने, चाहे आप अपने दोस्तों में बैठ रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली में बैठ रहे हैं, चाहे कहीं भी आप बैठ रहे हैं। तो मैं आइसोलेशन में बैठने वाली बात कर रहा हूँ, क्वारंटाइन में बैठने की। अब आप अगर घर में बैठे हैं तो वो भी आपकी एक क्वारंटाइन का एक एनवायरनमेंट है, तो उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स है, तो उसके साथ पॉजिटिव उम्मीद दिलाने वाली चीज़ें ये डिस्कस करें। इससे उम्मीदें आएंगी और आपके जहन के अंदर एक आपकी जो मेंटल परसेप्शन है, मेंटल विजन है, वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो न्यू न्यू चॉइसेस, न्यू न्यू ऑप्शंस सबके जहनों में उभरते रहेंगे, जो आने वाले वक्त में यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। याद रखें, जो आने वाला फेज़ है शायद मई से जून वाला, वो हमें बहुत मोहतात रहना होगा उसमें हमें, और उस महीने के अंदर आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी, अपनी फैमिली को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही मेरे लिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह इस मौजू पे आगे भी बात चलती रहेगी। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।